हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि आज गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी लोगों के लिए गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करें। तो प्लीज गाइज मैं यही चीज कहूंगी, प्लीज आप इसे शेयर करिएगा और भी अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, कल की क्लासेस में हम लोग पढ़े थे व्यंजनों के प्रकार पढ़े थे। जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी, आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए कि थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दे रही हूँ कि कल की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे। व्यंजनों के प्रकार पढ़े थे। अब देखिए व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब व्यंजनों के व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से आपका होता है? तो आपके जो 5 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से? एक आपका होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, थोड़ा मैं रिवीजन रिवीजन कराते चल रही हूँ। तीसरा आपका होता है ऊष्म व्यंजन, चौथा आपका होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होता है, और पांचवा आपका होता है द्विगुण व्यंजन। कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25। वो भी कहां से? का से मा तक। ठीक है। मतलब जैसे क ख ग घ, है ना, ऐसे। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो कौन कौन से होती है? या, रा, ला और वा। ठीक है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? सा, सा, सा और हा होता है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो मतलब दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं आपके? एक आपका छा होता है, फिर त्रा होता है, फिर आपका श्रा होता है, फिर ज्ञा होता है। ठीक है। तो ये भी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? ये आपके 2 होते हैं। ठीक है। तो ये मतलब हो गया व्यंजनों के प्रकार में हम लोग 5 प्रकार के व्यंजन पढ़े थे। तो आज गए हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्पर्श देखिए, अगर प्रकार की बात करें, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये आपका द्विगुण व्यंजन हो गया। ठीक है। तो कल की क्लासेस में हम लोग इसे डिटेल से पढ़े थे। चलिए आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण। तो आप लोग हेडिंग बनाइए व्यंजनों के वर्गीकरण की। ठीक है। अब देखिए व्यंजनों के वर्गीकरण, व्यंजनों के व्यंजनों के वर्गीकरण, वर्गीकरण की बात करें। ठीक है। अब देखिए व्यंजनों के वर्गीकरण कैसे होते हैं। जिस तरह गाइज हम लोग पढ़े थे स्वरों का वर्गीकरण पढ़े थे। ठीक है। अब देखिए स्वरों का जो वर्गीकरण पढ़े थे, या तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे। ठीक है। या तो उच्चारण काल के आधार पर पढ़े थे, और एक मतलब जीव के प्रयोग के आधार पर पढ़े थे, एक होंठों की स्थिति के आधार पर पढ़े थे। तो इसी तरह गाइज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब देखिए व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है, आप लोग हेडिंग बनाइए नंबर 1 डालकर, घोष तत्व के आधार पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घोष का अर्थ क्या होता है। घोष का अर्थ होता है गाइस, यहाँ पर जब जो घोष का जो अर्थ होता है कि स्वर तंत्र में ध्वनि का कंपन होना। स्वर तंत्र में ध्वनि का क्या होता है? कंपन होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि घोष का अर्थ क्या होता है। घोष का अर्थ, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए घोष का अर्थ क्या होता है कि स्वर तंत्र में ध्वनि में कंपन होना। देखिए अब आइए हम लोग गाइस चलते हैं यहाँ पर। जैसे आपका का नंबर डालिए, अघोष। ठीक है। ये क्या है? आपका अघोष है। अब देखिए घोष का अर्थ क्या होता है। एक आपका अघोष होता है, और दूसरे में आपका क्या होता है? सघोष होता है, जो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। इसे गाइस हम लोग घोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसे घोष व्यंजन कहते हैं। इसे आप व्यंजन डाल दीजिए। ठीक है। अब देखिए अब इनके बारे में हम लोग को जानना है कि इसे क्या मतलब कि ये अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, सघोष व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पास अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, अभी मैं इसे भी लिखाऊंगी, 1 मिनट। घोष का जो अर्थ होता है वो कंपन से होता है। क्या होता है? कंपन से होता है। आ मतलब नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये चीज है गाइस कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, स्वर तंत्र में ध्वनि में क्या कंपन नहीं होता है। क्या नहीं होता है गाइस? कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उसे मतलब हम क्या कहते हैं? उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब अघोष का मतलब ये चीज है कि जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। तो आप लोग इसकी डिफिनेशन थोड़ा वो लिख लीजिए कि व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में
कंपन उत्पन्न नहीं करते हैं या नहीं होता है, उत्पन्न कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उसे गाइस हम लोग क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। कहने का वो अघोष कहते हैं, सॉरी गाइस, अघोष कहते हैं। अब देखिए अघोष का, अब देखिए यहाँ पास एक मिनट गाइस, यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए कि देखिए अघोष, अगर अघोष की बात की गई है, अघोष व्यंजन, ठीक है, अघोष व्यंजन है आपका। अब देखिए यहाँ पास हर वर्ग का पहला, मतलब या प्रथम वर्ण कर लीजिए, प्रथम, ठीक है, ये आपका प्रथम हो गया गाइस, और ये आपका क्या हो गया, दूसरा वर्ण या व्यंजन कर लीजिए, दूसरा व्यंजन, और ये आपका हो गया सा और सा। देखिए आप ये समझ के मत याद करिएगा ऊस में, देखिए ऊस व्यंजन में हा भी आता है, लेकिन वो सघोष, हा जो होता है वो सघोष में आता है, ठीक है। तो यहाँ पास बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि मैम ये प्रथम दूसरा व्यंजन कौन से, तो गाइस मैं आपको बताते चलूं, यहाँ पास एक मिनट गाइस मैं आपको, जैसे यहाँ पास हम लोग बात करें, जैसे जैसे गाइस कल की क्लासेस में हम लोग बताए थे कि ये जो आपका प्रथम वर्ण है, द्वितीय वर्ण है, तृतीय वर्ण है, तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज हो गए। तो देखिए यहाँ पास अगर शायद बात की जाए का वर्ग की, जैसे आपका दिया हुआ है का, खा, ठीक है, गा, घा और अंगा, ठीक है, ये आपका चा, छा, जा, झा और टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, आपका धा, ठीक है, धा और ना, ये आपका पा, फा, बा और ये आपका भा, ये मा, ठीक है, ये आपका या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ठीक है, ये आपका हो गया फिर सा, शा, सा और हा, ठीक है। अब ये देखिए ये मतलब क्या हुआ, ये आपके क्या प्रथम वर्ण हो गए, प्रथम वर्ण, ये आपके द्वितीय वर्ण हो गए, द्वितीय वर्ण हो गए, ठीक है, ये आपके तृतीय वर्ण हो गए, तो अब गाइस यहीं से आप लोग समझिएगा, वो तृतीय वर्ण हो गए, ये आपके चतुर्थ वर्ण हो गए, चतुर्थ वर्ण हो गए, ठीक है, ये आपके पंचम वर्ण हो गए, जिसको पांचवा भी कहते हैं, पंचम वर्ण हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपसे बोल रही थी अभी, ये हर वर्ग का पहला, मतलब प्रथम कह लीजिए, पहला कह लीजिए, दोनों सही है, ठीक है, प्रथम या द्वितीय व्यंजन। तो यहाँ पर जो गाइस दिया हुआ है कि प्रथम और द्वितीय, अब देखिए ये जो आपके होते हैं प्रथम, ये हो गए आपके का, तो ये जो आपके होते हैं ये आघोष होते हैं, ठीक है, ये गाइस क्या होते हैं, आपके आघोष होते हैं, प्रथम, और ये देखिए ये यहाँ तक, और ये भी आपका किस में आता है, आघोष में आता है। तो मतलब कि जो भी गाइस मैं बोल रही हूँ कि आघोष व्यंजन की मैं बात कर रही हूँ, आघोष व्यंजन, ठीक है। देखिए आप इसको बोल रहे हो क, ख, ठीक है, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ठीक है, तो ये मतलब होगा, ये आपके नहीं होंगे गाइस, ये आपके नहीं होगी, या हुआ नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस यहाँ तक आप देखिए, फिर इसके बाद ये आपका आता है, ये यहाँ पास, ठीक है, तो यहाँ पास ये प्रथम वर्ण हो गए आपके, प्रथम और द्वितीय, और ये आपके यहाँ पास हो गए, ये आपके हो गए ऊष्म, ये आपका हो गया सा, शा और ये सा, ठीक है। तो ये मतलब गाइस हो गया, आघोष में क्या होता है कि हर वर्ग का प्रथम, द्वितीय और सा, सा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, लेकिन ये जो आपका हा होता है गाइस, ये आपके सघोष में आ जाता है, किस में आ जाता है, सघोष में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप इसकी मतलब ट्रिक भी आप लोग बना लीजिए, जो भी इसकी ट्रिक है, 12, ठीक है, 12 और सा, अब सा मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर सा की बात की गई, तो तीनों सा की बात की गई, ठीक है। तो आप इसे सघोष लिखकर आप इसे सघोष लिख के ऐसे भी कर सकते हो कि आघोष 12 सा, आघोष 12 सा, तो ये मतलब गाइस हो गई आपकी ट्रिक हो गई कि आघोष 12 सा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए गाइस यहाँ पर अगर शायद मैं सघोष की बात करूं, तो गाइस आप लोग इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से,
कि यहाँ पर देखिए हर वर्ग का प्रथम, ये प्रथम वर्ण हो गया, ये द्वितीय वर्ण हो गया। अब इसमें कौन से आते हैं, और इसमें उस मतलब उसमें सिर्फ सा वर्ग आता है, कौन सा, बस सा। ठीक है, ये किस में आता है, ये सा घोष में आता है। तो आप लोग इसी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर आप हेडिंग डालिए खा करके डालिए सघोष। सघोष को हम लोग क्या कहते हैं, घोष व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष व्यंजन कहते हैं, घोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये चीज है कि आघोष में क्या होता था कि स्वर्ण तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा इसके डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। ठीक है, सघोष कहते हैं, घोष कहते हैं। घोष का मतलब कंपन, मतलब सघोष में कंपन उत्पन्न होता है, अघोष में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। इसमें गाइस क्या होता है कि हर वर्ग का, यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए, हर वर्ग का तृतीय चतुर्थ, ठीक है गाइस, ये आपका हो गया चतुर्थ, और ये आपका हो गया पंचम वर्ण। ठीक है, पंचम वर्ण हो गए। अब यहाँ पास आपका दिया हुआ है, और यहाँ पास अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से आपके होते हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये जो गाइस होते हैं, ये मतलब किस में आते हैं, आपके सघोष में आते हैं। किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। ठीक है, अब देखिए सघोष में ये भी आपका आ जाता है, हा भी आ जाता है। तो गाइस आप मतलब ये चीज मतलब कि लिख लीजिए कि हर वर्ग का तृतीय, ये आपका देखिए ये आपका होता है अघोष, ये आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके होते हैं गाइस, ये आपके सघोष होते हैं। ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। थोड़ा मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, तृतीय चतुर्थ, ये जो इधर की होती है ये आपके सघोष व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, सघोष व्यंजन। और ये भी गाइस आपका क्या होता है, ये आपका होता है सघोष व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, सघोष व्यंजन होता है, प्लस साथ में ये भी जुड़ जाते हैं सघोष व्यंजन में। और ये जो गाइस आपका होता है ये अघोष होता है। ये कौन से होते हैं, ये अघोष होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप बना लीजिए। कहने का मतलब ये चीज है कि सघोष में क्या होता है कि हर वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम लिया जाता है सघोष में। अब जो गाइस इसकी तो ट्रिक होगी आपको सबसे, ये तो सिर्फ मैं आपको डिफिनेशन इसके बारे में बता दीजिए। अब देखिए इसकी आप ट्रिक में वो करिएगा, इसकी ट्रिक क्या होगी, सिर्फ आपको याद कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पास आप लोग एक ट्रिक बना लीजिए अपनी, कि इसका जो कोड होगा, जो मतलब सघोष अघोष का जो कोड होगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अघोष सघोष, सघोष को हम लोग घोष भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पास आप लिख लीजिए 12 है, वो 12 सा। अब सा का मतलब कौन से सा, तीनों सा हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन ये आपका हो गया 345 अंतस्थ है। ठीक है, अंतस्थ है। यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, रुक जाइए, मैं थोड़ा अच्छे से इसको अभी फिर मैं इसको लिखूंगी। ठीक है, 1 मिनट, आप लोगों को यहाँ पास दिक्कत हो रही होगी। देखिए यहाँ पास आप सघोष की एक ट्रिक बना लीजिए। सिर्फ मत आपको इतना याद करना है, इसका जो कोड होगा सघोष का, कि देखिए अघोष अपन सघोष। अब देखिए अघोष की वो क्या है, कोड क्या है, 12 सा। मतलब सा मतलब आपका तीनों सा हो जाएगा। ठीक है, अपन 345 अंतस्थ है, अंतस्थ है। ठीक है, तो ये मतलब गाइज आपका कोड बन गया। इसे आप वो बना लीजिए अपना। ठीक है, कि अघोष 12 सा, सघोष 345 अंतस्थ है। तो आप गाइज इससे मतलब ये चीज समझ जाएंगे कि ये जो आपका होता है कि अघोष जो होता है वो 12 सा होता है, सघोष जो होता है 345 अंतस्थ है। तो ये मतलब गाइज आपका कोड हो गया। तो इससे मतलब गाइज आप लोग भूलोगे नहीं, आप सही भी रहेगा आप लोगों को।
ठीक है। अब गाइस हम लोग आते हैं अल्प प्राण में, महाप्राण में। ठीक है, अब देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो यहाँ पास आप हेडिंग बनाइए कि प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग हेडिंग बनाइए कि प्राण तत्व के आधार पर, आप दूसरा नंबर डालिए प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर। ठीक है, अब देखिए प्राण तत्व के आधार पर, प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा से होता है या सांस से होता है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि प्राण तत्व के आधार पर, मतलब प्राण का जो अर्थ होता है गाइस हवा या सांस से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्राण तत्व के आधार पर एक आपका होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण। अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब थोड़ा होता है, क्या होता है, थोड़ा होता है। ठीक है, और एक जो आपका होता है खा नंबर में महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, अब महा का मतलब क्या होता है, अधिक होता है, महा का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो कैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका अल्प प्राण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा क्या निकले, थोड़ा मतलब कम निकले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और गाइस एक चीज अल्प अल्प प्राण को मतलब, ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि कहने का मतलब ये चीज कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा, देखिए मुख से हवा कम निकले, उसे गाइस हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, महाप्राण किसे कहते हैं कि जिन मतलब व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकले, ज्यादा निकले, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हम लोग देखते हैं अब देखिए यहाँ पास भी वही चीज कह रहा है कि मतलब कि हर वर्ग का, अब यहाँ पास भी आप लोग गाइस देखिए यहाँ पास हर वर्ग का, ठीक है, प्रथम, हर वर्ग का प्रथम, आपका तृतीय और पंचम, पंचम। ठीक है, हर वर्ग का प्रथम, देखिए हर वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, वर्ण, और यहाँ पर गाइज आपका हो जाएगा ऊष्म, कौन सा गाइज हो जाएगा यहाँ पर, ये अल्पप्राण में अंतस्थ हो जाएगा, कौन सा गाइज हो गया, अंतस्थ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अंतस्थ, अंतस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब हो गया आपका कि कहने का मतलब ये चीज है, आप जब इसका उच्चारण करते हो तो इसमें जो गाइज होता है, तो इसमें जो आपकी जो हवा जो मतलब मुख से जब वो निकलती है तो उसमें कम मतलब कि कम निकलती है, जैसे आप बोलते हो क, ठीक है, ग, ठीक है, क, ग, अंगा, फिर च, ज, य, ट, ड, ठीक है, तो अड़, त, थ, नि, त, द, न। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब जो इसकी जो ट्रिक होगी, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि अल्प अल्प प्राण करके ये जो आपका प्रथम वर्ण, ठीक है, तृतीय वर्ण और चतुर्वर्ण, वर्ण मतलब जो भी मैं अभी आपको बताई थी कि ये आपका क, ख, ग, घ ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास आप 135 अंतस्थ, 135 अंतस्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब आपका एक कोड बन जाता है, क्या बन जाता है कि 135 अंतस्थ। ठीक है, तो ये मतलब ये आपका एक कोड बन जाता है, तो इसे में गाइस जैसे नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं महाप्राण में, ये तो मतलब हुआ आपका अल्प प्राण हो गया, तो इससे मतलब बहुत ज्यादा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अल्प प्राण है, महाप्राण से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह मतलब ये आप इसे याद कर सकते हैं। और अब हम लोग आते हैं महाप्राण में। देखिए महा का मतलब क्या होता है, अधिक, महा का मतलब क्या होता है, अधिक होता है, यहाँ पास का डाल दीजिएगा आप, महाप्राण, महाप्राण, महा का मतलब क्या होता है, अधिक। कहने का मतलब ये चीज है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकले, क्या निकले, अधिक निकले, उसे गाइस हम क्या कहते हैं, उसे हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो उसे गाइस हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अब देखिए इसमें मतलब क्या होता है कि हर वर्ग का
हर वर्ग का आपका द्वितीय होता है और चतुर्थ वर्ण, ठीक है, चतुर्थ वर्ण। और इसमें मतलब आते हैं ऊष्म में आते हैं, और ऊष्म ऊष्म मतलब ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन की बात कर रहे हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? सा हा, ठीक है। तो ये मतलब आपके हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन। तो अब देखिए ऐसे वो इसी तरह आप इसके भी नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके हो गया हर वर्ग का द्वितीय, मतलब अब देखिए इसमें मतलब क्या होता है? खा, ठीक है, गा। अब देखिए इसमें जो होता है, देखिए वो देखिए आप जब एग्जाम में ऐसे भी वो बोल सकते हो कि महा का मतलब क्या होता है कि जिसमें मतलब हवा, मतलब मुख से हवा ज्यादा निकले, मतलब अधिक निकले। तो इसमें मतलब आप बोल सकते हो, देखिए आप बोल दीजिए खा, जैसे आप बोलिए खा गा। लेकिन यही पास अगर हम अल्प प्राण की बात करें, अगर आप यहाँ पर बोलिए का, ठीक है, का हो गया गा। देखिए इसमें जो हो रहा है, इसमें हवा मुख से कम निकले, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? खा ग, आपका छ, ठीक है। तो यहां पास आपका क्या हो गया? यहां पास आपका झ, ठीक है। अब ये देखिए यहां पास हो गया आपका ठ ढ, ठीक है। अब यहां पास देखिए आपका हो गया था, था के बाद फिर आपका हो गया दा, ठीक है। तो इसमें मतलब देखिए इसमें जो मतलब कि आपके मुख से जो मतलब निकल रही है, मतलब वो बहुत तेजी से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पास आप ये होगा आपका, जैसे ये हो गया, अब ये हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। तो अब देखिए इसका जो कोड होगा, अगर हम कोड की बात करें अब यहाँ पास, तो आप लोग इसका भी कोड मतलब लिख लीजिए। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जिसमें मतलब क्या होता है, जिसमें अधिक निकलता है, जब हवा मुख से अधिक निकले तो वो मतलब क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। और जिसमें कम मतलब वो मुख से मतलब हवा कम निकलती है, वो आपका अल्प प्राण होता है। जैसे आप बोल के भी देखोगे, तो आप इसे प्रैक्टिकली करके भी देखिएगा, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस, यहाँ पास मैं आपको दे रही हूँ अल्प प्राण अपान महाप्राण, महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? 135 होता है आपका, ये कोड हो गया आपका। और इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास देखिए, अब देखिए महाप्राण में स, श, स, ह, अंतस्थ में य, र, ला, वा। तो इसमें मतलब क्या हो रहा है कि हवा मुख से कम निकल रही, मतलब कम हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 25 मतलब कोड हो गया आपका, ये ऊष्म व्यंजन हो गए, ठीक है। यहाँ पास आप व्यंजन भी लिख लीजिए, व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन हो गए आपके। अब चलिए ये आपका कोड बन गया है, ये मतलब क्या बन गया? आपका कोड बन गया एक। तो इसे मतलब गाइस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, ऊष्म, ये अंतस्थ। अब देखिए अंतस्थ कौन कौन से होते हैं आपके? या, रा, ला, वा। ऊष्म कौन कौन से होते हैं आपके? सा, सा, सा और हा, ठीक है। और 25 मतलब वही आप समझ जाएंगे कि आपका द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण, ठीक है। तो इसी तरह गाइज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब चलिए हम लोग आते हैं अपने अयोगवा में। अब देखिए हम लोग पढ़े थे, अगर शायद हम लोग बात करें कि मतलब वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मतलब कि वर्ण कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ण के मैंने 2 भेद बताए थे। एक आपका होता है, देखिए वर्णों की अगर शायद मैं बात करूं यहाँ पर, तो कितने वर्ण बताए थे? स्वर और व्यंजन बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पर स्वर कितने थे? 11 थे आपके, और व्यंजन कितने? 39। बच्चा पूछा क्या था आपका? ये अंग था और आहा था। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। इसी को कहते हम लोग क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। अब देखिए अयोग वाह जो, अब यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए पहले, अयोग वाह। अब देखिए अयोग हुआ की अगर अगर शायद बात करें, अयोग हुआ कौन से होते हैं? तो अयोग हुआ हिंदी मतलब वर्णमाला में ऐसे होते हैं, अंग और रहा ऐसे होते हैं। ना तो इसे आप व्यंजन में रख सकते हो, और ना ही इसे आप स्वर में रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब वर्ण को हम लोग क्या बोल देते हैं? अयोग वाह बोल देते हैं। क्या मतलब बोल देते हैं? अयोग वाह, अयोग वाह, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, आप थोड़ी इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लीजिए समझने के लिए, कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा ऐसे वर्ण होते हैं, ना तो ये स्वर में होते हैं और ना तो ये व्यंजन में होते हैं। तो इनको गाइज हम क्या बोल देते हैं? अयोग वाह। जैसे आपका ये अंग दिया हुआ है,
अंग और आहा, ठीक है। अब इसे गाइस हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग। अब देखिए यहाँ पर जो जो मतलब हम लोग डिफिनेशन में क्या किया, वो क्या बोला कि न मतलब कि इसे ना हम स्वर में रखते हैं और इसे ना हम व्यंजन में रखते हैं। जैसे देखिए हम लोग उसमें पढ़े थे, व्यंजन में पढ़े थे कि स्वरों की सहायता से बोले, तो इसी तरह देखिए जब आप बोलते हो अंग, अंग, तो यहाँ पर सबसे पहले उच्चारण किसका आता है, आ का आता है। फिर यहाँ पर संग, तो ये जो होता है वो मतलब आपकी नसिका से अंग, तो नसिका से जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसे इसकी मदद तो लेनी पड़ी। अब इसी तरह अगर शायद हम इसे मतलब बात करें वहां पास, अब अगर व्यंजन में जाते हैं, जैसे यहाँ पर बोलते हैं कंग, तो कहीं ना कहीं इसे भी देखिए सहारा इसकी, ये जो व्यंजन में जाती है तो यहाँ पास ये अंग लगता है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए मतलब कहते हैं कि ना वो ये ना स्वर में है ना ये व्यंजन में है, तो इसीलिए गाइस हम लोग इसे अयोग वाह बोल देते हैं। कि कहने का मतलब ये चीज है, अगर शायद हमें इसका उच्चारण करना है तो हमें आ की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें इसी मदद लेनी पड़ेगी। आज जैसे हम इसी को अगर हम जाते हैं व्यंजन में जाते हैं, तो जब हम करते हैं तो ये कौन से रूप में आ जाता है, मात्रिक रूप में आ जाता है। कौन से रूप में आ जाता है, मात्रिक रूप में। तो गाइस ये मतलब आपका वास्तविक, ये जो आपका होता है अंग, ये जो गाइस आपका अंग होता है, ये आपका वास्तविक स्वर होता है। और यही जब आपके जाता है व्यंजन में, तो ये मतलब मांत्रिक रूप में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इसलिए गाइस हम लोग कहते हैं कि ना मतलब कि इसको ना हम स्वर में कहते हैं ना हम इसे व्यंजन में कहते हैं, इसलिए इसको हम नाम क्या दे देते हैं, अयोग वह दे देते हैं, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग आते हैं आगत व्यंजन में। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, आगत व्यंजन के बारे में पूछा जाता है कि आगत व्यंजन कौन से होते हैं। तो अगर शायद यहाँ पर मैं आगत व्यंजन की, देखिए आगत व्यंजन क्या क्या होते हैं कि हिंदी भाषा से वो उर्दू मतलब भाषा के होते हैं। आगत व्यंजन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आगत व्यंजन। अगर से यहाँ पर आगत व्यंजन की बात की जाए तो ये मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा। आगत का मतलब होता है नुक्ता, क्या होता है, नुक्ता कहते हैं, ठीक है। नुक्ता के लिए होता है, नुक्ता क्या होता है, नुक्ता जो होता है गाइस आगत व्यंजन में, कहने का मतलब ये चीज है कि उर्दू मतलब भाषा को शब्दों को सही से उच्चारण करने के लिए हमें किनकी आवश्यकता पड़ती है, नुक्ता की, मतलब उर्दू भाषा को, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन मतलब कि लिख लीजिए कि उर्दू भाषा के शब्दों को सही सही उच्चारण करने के लिए, कुछ व्यंजनों जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है का, ठीक है, खा, गा, जा और फा, ऐसे करके आप भी। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है, आप थोड़ा सा लिख लीजिए डिफिनेशन में कि उर्दू भाषा के शब्दों को सही सही उच्चारण करने के लिए कुछ व्यंजनों, तो आप ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, कि नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। उसे गाइस हम लोग क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। उसे मतलब क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर शायद मैं बात करूं जरा, तो ये मतलब आपका क्या है, हिंदी वर्ड है, ठीक है। अब इसका जो अर्थ होगा क्या होगा, वृद्ध अवस्था से होता है। क्या होता है, वृद्ध अवस्था से होता है, ठीक है। यहीं पास अगर शायद हम नुक्ता लगा देते हैं, यहाँ पास ऐसे नुक्ता मतलब कि वो मतलब कि लगाते हैं उर्दू में, तो यहाँ पर जो इसका सेंस निकलता है तनिक, किससे निकलता है, तनिक या थोड़ा से निकलता है, ठीक है। तो ये मतलब हो जाता है। अब देखिए यहीं पर जब हमने हिंदी का यूज किया जरा में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वृद्ध अवस्था से। यहीं पर हमने जब नुक्ता लगा देते हैं तो यहाँ जो अर्थ होता है वो चेंज हो जाता है, वो तनिक या थोड़ा सा हो जाता है। तो इसी मतलब हम लोग क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं गाइस, ठीक है। तो आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके, क ख ग ज फ। तो यहाँ पर आप नुक्ता ऐसे मतलब कि लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये मतलब हो गए आपके आगत व्यंजन हो गए। अब देखिए यहाँ पर द्वित्व व्यंजन की बात करें, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर अगर द्वित्व व्यंजन की अगर मैं बात करूं, द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये तो मतलब गाइस में आपके आगत व्यंजन हुए। अब देखिए यहाँ पर द्वित्व व्यंजन की अगर शायद हम बात करते हैं, द्वित्व व्यंजन, ठीक है, द्वित्व व्यंजन की अगर हम बात करें, अब द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या चीज होता है कि जब किसी भी शब्द में किसी एक ही व्यंजन मतलब एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है। देखिए द्वित्व व्यंजन जो होता है वो मतलब जब किसी भी शब्द में
एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, तो उसे मतलब हम लोग क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे मतलब आपका दिया हुआ है बच्चा, अब देखिए बच्चा यहाँ पास आपका दिया हुआ, अगर शायद हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर जैसे आपका वर्ण विच्छेद करेंगे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, बच्चा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बोला, अब देखिए यहाँ पर जो व्यंजन क्या आ रहा है, बार बार सेम आ रहा है, ठीक है। ये मतलब जब सेम आ जाएगा तो आप ये समझिए ये कौन सा व्यंजन हो जाएगा, आपका द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। तो ये मतलब आपका क्या बन जाएगा, बच्चा। अगर यहीं पास अगर शायद मैं बात करूं सत्य, किसकी बात करूं, सत्य की। अब देखिए इसका मतलब वर्ण, वो वर्ण मतलब विच्छेद करिए, सा, आ, ता, या, आ। अब देखिए यहाँ पर सेम वर्ड नहीं, वो सेम मतलब व्यंजन नहीं है, तो ये मतलब द्वित्व व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर शायद यहाँ पर सेम वो सेम व्यंजन होते तो तभी ये द्वित्व व्यंजन होते, अदरवाइज ये द्वित्व व्यंजन नहीं है। अगर यहाँ पर सेम वर्ड मतलब सेम व्यंजन आ रहे हैं आपके, तो ये मतलब क्या है, आपका द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। अब जैसे एक बार बिल्ली बोल दें, क्या बोल दें, बिल्ली, बिल्ली। अब देखिए बिल्ली को अगर शायद हम लोग लिखते हैं वर्ण, वो वर्ण विच्छेद करते हैं इसका, ई, ला, ला और ई। अब देखिए यहाँ पर ये सेम वर्ड है, तो इसके मतलब ये क्या है आपका, ये मतलब कि द्वित्व व्यंजन है, लेकिन ये द्वित्व व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब हुई गई आज का ये वर्णमाला, आज से समाप्त हो रहा है। तो कल की मतलब क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, इसका मैं पूरी सारणी बना के मतलब दे देंगे, तो जिससे मतलब आप लोगों को पेपर के टाइम सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा, आप अच्छे तरीके से आप उसको करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, धन्यवाद।